भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही विशाल कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश की प्रगति के 75 वर्ष पूरे होने पर हम आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र में यहां आयोजित कर रहे हैं, हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिनका भी आपने संबोधन भी सुना, भाई जवाहर ठाकुर जी, हमारे बीच में भाई राजवली जी, दलीप ठाकुर जी, हमारे बीच में पूर्ण चंद ठाकुर जी जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, ब्लॉक समिति की अध्यक्षा शीला जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान पविंद्रा जी, युवा मोर्चा के हमारे साथी ज्योति कपूर जी, पार्टी के हमारे साथी खुशहाल शर्मा जी, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के सभी हमारे पदाधिकारी, मैं क्षमा चाहूंगा सबका नाम लेना संभव नहीं है, और यहां उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थोड़ा हाँ, और आप बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जवाहर ठाकुर जी कह रहे थे कि मैं 10 बार आ गया द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें भी 5 सालों में से 2 साल तो हमारे कोरोना के उस दौर में गुजरे, इस कारण से उस वक्त नहीं आ पाए। अगर वो दौर नहीं होता तो शायद इससे भी ज्यादा हमारे दौरे यहां पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र में होते हैं। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं आ रहा हूं। जहां अपनापन होता है, जहां एक रिश्ता होता है, वहां बार बार आने का मन करता है। और ये वास्तविकता भी है, ये सच्चाई भी है कि हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र, द्रंग विधानसभा क्षेत्र साथ मिलता हुआ है। बोली, भाषा, रिश्ता, नाता हमारा आपस का आज का नहीं वर्षों का है, और उसके साथ साथ में हमारी मुश्किलें भी एक जैसी हैं, हमारी खुशियां भी एक जैसी हैं, हमारी नाटी भी एक जैसी है। तो इसलिए जब चीजें एक जैसी हों तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं, ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अगर द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में आ रहा हूं तो ऐसा लगता हूं कि मैं द्रंग में नहीं, मैं सराज में ही हूं, सराजियों के बीच में हूं। और हमारा रिश्ता तो आपके जो हमारे यहां इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता है उनके साथ भी है, राज्यों का भाई, हम कैसे भूल जाएं। इन दिनों में हम हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं लोगों के बीच में,
और जैसा कि आप सबके बीच में यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जहां हिमाचल के हमारे नेतृत्व का समय समय पर जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया इस प्रदेश का, जहां उनका हम धन्यवादी हैं उनके। और इसलिए आपने यहां पर देखा होगा कि हमसे पहले यहां पर एक डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने डॉक्टर वाईएस परमार से लेकर ठाकुर रामलाल जी से लेकर वीरभद्र सिंह जी से लेकर के श्री शांता कुमार जी, श्री प्रेम कुमार धूमल जी से लेकर के सभी पूर्व मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के रहे हैं उनका चित्रण किया है, उनका जिक्र किया है, उनका भी योगदान रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम हमने विशेष तौर से पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए हैं कि नेताओं का आभार हम मंच पर से करते हैं, एक बार नहीं अनेक बार करते हैं, वो करते रहेंगे भी। लेकिन जनता का धन्यवाद इस हिमाचल की इस यात्रा में करने के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं निकला। हम निकले आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप सबका आभार करने के लिए हम आए हैं। ये हम ही नहीं है जो प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना काम कर रहे हैं, ये हम सब हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया है। और हिमाचल प्रदेश ये हम सबका है, इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी भी बनती है कि हिमाचल के विकास की इस यात्रा में हमारा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको हम आने वाले समय में भी उसी तरह से जारी रखेंगे। ये भी आज की आवश्यकता है। हमारे मित्र कई आजकल बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के कि हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन कर रहे हैं। हमने कहा आजादी के 75 वर्ष बीत गए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने एक पूरा चित्रण रखा कि 75 वर्ष आजादी के बीतने के बाद आओ हम अमृत महोत्सव मनाते हैं और इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम पूरे देश की जनता का अभिनंदन भी करेंगे। देश में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनका सम्मान भी करेंगे। लेकिन आज से पहले जो सत्ता में लोग रहे उन्होंने कभी सोचा नहीं, और ये भी मानता हूं इस बात को लेकर के ये एक सबसे बड़ी एक कमी है, एक कमजोरी है कि जो बड़े हो जाते हैं वो सोचते हैं कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा ही योगदान है। कभी इस बात को लेकर के उनने समय नहीं निकाला, फुर्सत नहीं निकाली कि इस प्रदेश को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने में एक मजदूर का भी मजदूरी करते हुए योगदान है, एक किसान का भी योगदान है, एक बागवान का भी योगदान है, एक कर्मचारी का भी योगदान है, एक महिला का भी है, एक पुरुष का भी है, एक बुजुर्ग का भी है, एक बच्चे का भी है। इसलिए मैंने कहा जो काम सबसे छूट गया इस काम को हम करेंगे। इसलिए हमने कहा कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में जाकर के हिमाचल की जनता का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप सबका भी आभार करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहां पर हम आए हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल आगे बढ़ा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आप कल्पना करिए जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले हैं। कितने लोगों को यह जानकारी है मुझे मालूम नहीं।
एक चंबा का जिला था, एक सिरमौर का जिला था, एक महासू का जिला था, एक मंडी जिला था। और उस वक्त हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 11 लाख के लगभग थी, और आज हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो 70 लाख से पार हो चुकी है। जब हिमाचल बना तो उस वक्त साक्षरता दर 4.8% थी हिमाचल प्रदेश की, यानी कि 100 आदमी में से 4 आदमी पढ़े हुए होते थे, बाकी 96 आदमी अनपढ़ होते थे। और माताओं बहनों में तो और भी कम था, 100 में से 2 महिलाएं, यानी कि महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 2% था उस वक्त। और आज हमें इस बात की खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश में साक्षरता दर में अगर सबसे आगे नहीं है तो केरल इसके बराबर खड़ा है आज पूरे देश भर में। जब हिमाचल बना तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी, और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में नदियों पर पुल नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, जहां पुल होते थे बहुत कम होते थे, झूले से जाते थे। मैं चंबा में जाकर के कार्यक्रम में मैं देख रहा था, घास के रस्सियां बना करके उसका पुल बनाया गया और उससे नदी को पार किया जा रहा है। ये दौर था। हाँ जी, हाँ, वो घास होता था, अलग तरह का घास होता। और नदी पार करने के लिए उस वक्त जो है वो भैंस की खाल में हवा भर दी जाती थी, और उसको जब वो फूल जाती थी वो पानी पर तैरती थी, उसका सहारा लेकर के लोग नदी को पार करते थे। मेरा आपसे इस बात के लिए निवेदन, जो यहां आए हैं, जहां प्रदर्शनी लगी है सामने, उस प्रदर्शनी को भी देखिए, जिसमें हमने जिक्र किया हिमाचल तब और हिमाचल अब, उस पर देखिए आप। एक दौर था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कई किलोमीटर पैदल जाना होता था, आना होता था। आज घर से कुछ कदम दूरी पर स्कूल है। लेकिन जब इन बातों का हम जिक्र करते हैं तो हमारे विपक्ष के साथी वो कहते हैं कि तो हमने ही किया है। हाँ, आपने भी किया है, लेकिन आपने ही नहीं किया है, हमने भी किया है, और सबसे ज्यादा लोगों ने किया है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और हमारे जो मित्र हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात को लेकर के है कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, फिर भी लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव का दौर आता तो लोग नहीं आते हैं। लोग आते हैं तो जोश नहीं होता है, जुनून नहीं होता है। लेकिन आज हम इस बात को देख रहे हैं, लोग जोश के साथ आ रहे हैं और जोश के साथ जा रहे हैं। हमें कहा जा रहा कि बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। यहां भी तंबू लगाया, बरसात का मौसम है भाई, बारिश हो जाएगी तो हमारे भाई बहन जो यहां आए कार्यक्रम में उनके लिए तंबू लगाया है, तो क्या बुरा किया। मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, तुम भी तो सरकार में रहे हैं, और जब आप सरकार में रहे हैं तो आपके जमाने में भी तो सरकारी कार्यक्रम तो होते ही थे।
हम सरकार में हैं तो क्या सरकारी कार्यक्रमों के लिए आपको चंदा देंगे, हम आपको न्यूनतम देंगे कि हमारी सरकार में आप कार्यक्रम करो जी, यहां पर हम तंबू लगा करके देते हैं, आप आओ यहां पर भाषण दो। हमारी सरकार है तो हम करेंगे। क्यों करेंगे? हिमाचल प्रदेश की जनता का अभिनंदन करना, धन्यवाद करना, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बात कहना, यह हमारी सरकार का मैंडेट है, यह हमारा अधिकार है। अगर आज भी मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में यहां पर आया हूं, हमने कोई शिलान्यास नहीं किया, हमने 13 योजनाओं के यहां पर उद्घाटन किए और 61 करोड़ रुपए 64 करोड़ के लगभग जो है उद्घाटन और शिलान्यास आज के इस कार्यक्रम में। 64 करोड़ रुपए को उद्घाटन और शिलान्यास होने के बावजूद क्या हम कार्यक्रम में आकर के यहां लोगों से ना मिले? स्वाभाविक रूप से उनकी एक परेशानी है, क्योंकि उनको आजकल एक ही चिंता लग रही है कि वक्त बहुत कठिन हो गया आने वाले समय में उनके लिए। इसलिए हमारे तंबू का जिक्र कर रहे हैं। मैं कल भी मजाक कर रहा था, मैंने कहा भाई उन मित्रों को कहना हमारा तो तंबू दिल्ली में भी गड़ा हुआ है, हमारा तो प्रदेश में हिमाचल में भी गड़ा हुआ है, तंबू आपका उखड़ गया तो हम क्या करें भाई? इनका तो पूरे देश में उखड़ गया और उसमें आप कोई दोषी नहीं है अपने कारनामों से। कई बार बहुत विचित्र लगता है, बहुत दया भी आती है इस पार्टी पर। सच कह रहा हूं कि जिंदगी में मुझे लगता है कि सबसे खराब दौर कांग्रेस पार्टी का आजकल चल रहा है। अभी दिल्ली में कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हम यात्रा शुरू करेंगे। दिल्ली में सारे कांग्रेस के नेता गए, हर क्षेत्र से गए, आपके यहां से भी गए, हमारे यहां से भी गए होंगे। लेकिन उनके राष्ट्रीय नेता मंच पर जब चढ़े, भाषण देने लगे तो आटे को भी लीटर में तोल रहे हैं। धन्य हो, मैंने कहा भाई। अब उन लोगों को मालूम नहीं है कि कभी दुकान पे जाकर के आटा उनने लाया नहीं, वो भी सच्चे हैं। वो लीटर के हिसाब से मिलता है या किलो के हिसाब से मिलता है, नहीं मालूम भाई। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात, हमारे लिए सौभाग्य है आज हमारे देश के लिए सबसे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व हमको मिला है, जो एक विश्व नेता की छवि के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और लोग उनको सुनते नहीं, लोग उनको सुनने के बाद उनकी बात को मानते हैं। जब उनने कोविड के इस दौर में कहा कि लॉकडाउन लगाना है तो लोग एक नहीं निकला बाहर। लॉकडाउन कहा है तो लॉकडाउन होना चाहिए, सब घर के अंदर बैठे। जब मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, ताली बजाई, थाली बजाओ, थाली बजाई, दिया जलाओ, दिया जलाया, किसके लिए आखिरकार उनने कहा? ये दिल से उनने कहा कि आओ हम इस संकट के क्षण में अपने और अपने साथियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हम इस दौर से बाहर निकले, हम सुरक्षित रहें। और कांग्रेसी कहने लगे कि हमसे भी ताली बजाई, थाली बजाई, शंख बजाया। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी सबके नेता हैं, तुमको भी मानना पड़ेगा जो उन्होंने कहा, तुमने भी उसका अमल किया। यह हकीकत है। जब कोविड का दौर चल रहा था, बड़े देश जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो बहुत तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुके यंग देश, वहां के नेता लोग कहते रहे लॉकडाउन, लेकिन लोगों ने सुना, माना नहीं, सब निकल पड़े। लेकिन यहां लॉकडाउन कहा तो लॉकडाउन हुआ।
नेतृत्व के ऊपर भरोसा, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और ये चीज जो मैं कह सकता हूं एक व्यक्ति में निहित है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पांच वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग से हमने पूरा करने के हम करीब हैं। आप सबका सहयोग मिला, हर कदम पर मिला, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि कहने के लिए तो 5 वर्ष, लेकिन यह सामान्य परिस्थितियों का दौर नहीं था जहां हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम 3 साल काम किए, 2 साल तो संकट में हमारे गुजरे। 2 साल में हम इसी काम को लगे रहे कि आदमी की जिंदगी को कैसे बचाएं। लेकिन हमने कोशिश की, हमने प्रयत्न किया उस कोविड के संकट के दौरान, और आप सबका बहुत आशीर्वाद मिला। हिमाचल के 2.5 लाख से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेशों के कोने में फंसे हुए थे, अलग अलग जगह फंसे हुए थे। हमने एक एक हिमाचली को घर तक पहुंचाने में मदद की। 2.5 लाख लोग लाए। हमारे बच्चे राजस्थान के कोटा में थे। 1 महीने का लॉकडाउन के दौरान बच्चे बेहाल हो गए। घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठ करके ब्रेड, सूखे ब्रेड और फल थोड़ा बहुत मिलता था कहीं से, उसको खा करके गुजारा कर रहे थे। बच्चों ने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। उनके मां बाप हमको मिलने के लिए कहा कि हमारे बच्चों को लाने का इंतजाम करो। आने जाने के सारे रास्ते उस वक्त बंद थे, लेकिन हमने उन बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की 7 बसें यहां से रवाना की और उन बच्चों को कोटा से गाड़ी में बिठा करके घर तक पहुंचाया। गोवा में 5,000 हमारे नौजवान होटल रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गए थे, वहां संकट में फंस गए। हमने ट्रेनें लगा करके, वहां से स्पेशल ट्रेनें लगा करके उनको हिमाचल तक पहुंचाया, घर तक पहुंचाया। लेकिन उसके साथ साथ में हमने इस बात को भी किया कि हिमाचल प्रदेश में हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, विकास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए सर्वत्र विकास करने की, हर जगह काम करने की हमने कोशिश की, हर विधानसभा क्षेत्र में। और उसी के अंतर्गत में यहां भी, इस विधानसभा क्षेत्र में भी आपके यहां पर आया हूं, तो यहां पर भी हमारे 64 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास आज हम कर रहे हैं, जब हम चुनाव के बहुत नजदीक। और उद्घाटन तब होते हैं, मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं, जब जमीन पर काम होता है। और यहां हिमाचल प्रदेश में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आजकल हमने एक बात कही जिससे हमारे मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि कई बार मैं इस बात को देखता हूं कि बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे वो लोग कि बस हम आ रहे हैं। 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे, 5 प्रदेशों का चुनाव नहीं आया था। हमने कहा कि रुको तो सही, अभी आने का वक्त, जाने का वक्त होगा, क्या होगा मालूम नहीं ना। हम बोल रहे आ रहे बस। और परिणाम निकला, 4 में से भाजपा के जो 4 राज्य, चारों में भाजपा की सरकार बनी, 1 में कांग्रेस थी पंजाब में, वो भी वहां से चलती बनी। बची कहां कांग्रेस? देश में तो बची नहीं। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होता है, विधानसभा की 2 सीटें आई है। 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। और आज हालात ऐसे हैं कि उनके बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद हो गए, यानी कि पार्टी छोड़ करके निकल गए। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, जिंदगी का सारा वक्त मैंने पार्टी के लिए लगाया। 1970 में पार्टी में आया था,
पार्टी ने बहुत कुछ दिया भी, लेकिन उसके साथ साथ जो आज के हालात हैं उस हालात में मैं पार्टी में नहीं काम कर सकता। एक परिवार और दफ्तर के चाटुका, दफ्तर के पीए जो है वो पार्टी को चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट 2 बार के विधायक पवन कागज पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, नालागढ़ के 2 बार के विधायक और कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के वो भी पार्टी में, हमारी पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं रही उम्मीद अब, और बेवजह हम चलते रहे जहां भविष्य नहीं है, ना देश का है, ना समाज का है, ना अपना है, तो उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, ये उन लोगों ने कहा है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है। हमने गरीब के करीब रह करके काम किया है। यहां मुझे अभी एक फोटो दिया गया, यहां पर प्रधान जी ने दिया, तो उसमें कहा गया गरीब के करीब कोई है तो हम हैं। जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे उसमें गरीब के लिए कुछ ना कुछ हमने हमेशा मदद करने का रास्ता ढूंढा है। अगर हमने पेंशन की शुरुआत की, 60 साल की उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसमें एक ही भाव है कि गरीब आदमी आज भी 1000 रुपए या 1500 रुपए, 1800 रुपए जो पेंशन के माध्यम से उनको मिलता है उसका इंतजार करता है। जब पेंशन आएगी तो मैं कोई एक चीज जो है अपने काम की खरीदूंगा, मैं अपनी जरूरत को उससे पूरा करूंगा। जो हमें प्रश्न खड़ा करते हैं कि कुछ नहीं किया, वो 4 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भाव उसमें एक ही, गरीब की भावनाओं का सम्मान करना है। उस गरीब के लिए वो 1000 रुपए, वो 1500 रुपए, वो 1800 रुपए भी बहुत मायने रखता है। गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने हिमकेयर की शुरुआत की, आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में शुरू की। जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उनको यह ख्याल नहीं आया कि गरीब आदमी बीमार हो जाएगा, उसका इलाज कैसा होगा, उसके लिए इंतजाम किया। आज गरीब आदमी बीमार होता है, पैसा अगर जेब में नहीं है तो हिमकेयर का कार्ड जेब में डाल करके वो हॉस्पिटल जाकर के ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है। 3,20,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज करके मुफ्त में इलाज करके हम उनको स्वस्थ करके घर ले जाए। ये भाव आने चाहिए थे। पहली सरकार जो लंबे समय तक रही, जो बार बार सत्ता में रहे, क्यों नहीं आया? लेकिन गरीब के प्रति भाव नहीं था। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए क्यों नहीं पहले काम हुआ? ये गैस कुछ लोगों के घर में क्यों होनी चाहिए, सबके घर में क्यों नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न हमने खड़ा किया। ये प्रश्न पहले क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें जरूरत महसूस नहीं हुई। उनके अपने घर में गैस का चूल्हा था, उन्हें इस सारी चीज की जरूरत महसूस नहीं थी कि गरीब आदमी को भी इसकी जरूरत होगी। आज हिमाचल में एक भी घर नहीं छोड़ा जहां हमने गैस का चूल्हा नहीं दिया। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3,35,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर में बांटे। 1,37,000 उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए थे उसके अंतर्गत बांटे। लंबे समय तक सरकारें रही, बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन कभी यह ख्याल नहीं आया
कोई आदमी लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, उसके लिए उसकी मदद करने के कोई रास्ता नहीं था। हमने सारा योजना शुरू की, जो बिस्तर पर पड़ा है लेकिन जिंदा है, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, हमने कहा हम उसके लिए सहारा बन करके मदद करेंगे। हमने उस योजना का नाम भी सहारा रखा। ऐसे लोगों के लिए हर व्यक्ति, जो 20,000 लोग ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जो बिस्तर पर हैं लेकिन उठ नहीं सकते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, बीमारी ऐसी लग गई। उन 20,000 लोगों को हम हर महीने 3,000 रुपए उनके खाते में डाल करके मदद कर रहे हैं। हमारी एक बीपीएल परिवार की एक बेटी जिसकी शादी होती है, शादी के अवसर पर हमने कहा अगर मां बाप उसको मदद करने की स्थिति में नहीं है, गरीब परिवार से है, तो हमको सरकार की ओर से उसके लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए। हमने निकाला। हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना की शुरुआत की और जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होती है, हम सरकार की ओर से 31,000 रुपए उस बेटी के खाते में जमा करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं गरीब के करीब हमारी सरकार है। मैं उदाहरण दे रहा था, मैं बैजनाथ गया था कुछ दिन पहले, कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में जब वहां पर हम थे तो वहां पर जो शगुन योजना की जो बेटियां हैं उनके साथ हमारा संवाद था, बातचीत थी। एक बेटी मंच पर आई और उस बेटी की शादी हुई थी, मैंने उसको शुभकामनाएं दी, बधाई थी। और उसके पश्चात मेरी इच्छा हुई जानने की उस बेटी से कि भी जो 31,000 रुपए शगुन योजना का आपको मिला था, उसका आपने क्या किया? खर्च किया, खाते में अपने डाला या अपने पति के खाते में डाला, क्या किया? उस बेटी ने कहा कि 31,000 रुपए जो सरकार की ओर से शगुन योजना के अंतर्गत मुझे मिला, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। और जहां तक आप पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई वो पैसा कहां डाला, क्या किया उस पैसे का, वो पैसा मैंने अपने खाते में से निकाला और निकाल करके मैंने अपने पिताजी के हाथ में दे दिया। सब लोग इस बात को सुनकर के हैरान भी थे। हमने भी पूछा उनसे, हमने बेटे वो शगुन तो हमने आपको दिया था। बेटी ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, मुझे दिया था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। और पिताजी की भावना थी कि जब बेटी की शादी हो तो रिश्तेदार भी आए और हमारे गांव के लोग भी आए और गांव के लोग और रिश्तेदार जो है बेटी को आशीर्वाद देकर के विदा करें। और ऐसे में उनके लिए जो भोजन का इंतजाम करना था, जो व्यवस्था करनी थी, उसके लिए पैसे नहीं थी, तो कुछ रिश्तेदारों से उधार पैसे लिए। मुझे मालूम पड़ा कि पिताजी ने उधार लिया। और जब मैंने सोचा कि मैं तो दूसरे घर जा रही हूं, लेकिन मेरे जाने के बावजूद भी मेरे पिताजी मालूम नहीं कब तक मजदूरी करके उस ऋण को चुकता करते रहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूं पिता पर, मुझे आपका आशीर्वाद ही प्राप्त है। आप मुझे आशीर्वाद देकर के विदा करिए और ये 31,000 रुपए जो मुझे सरकार की ओर से मिला है, इससे जो ऋण आपने रिश्तेदारों से लिया है, पैसा लिया है, उसको आप चुकता करिए। आप कहिए, देखिए आप बेटी की पिता के प्रति क्या भावना, किस प्रकार की भावना ये बेटी ही कर सकती है। मैं कह रहा हूं मां बाप के लिए किस प्रकार का एक रिश्ता होता है। पूरा पंडाल उस बात को सुनकर के भावुक हो गया। पिताजी साथ खड़े थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको तो हमने ऐसे लोगों की मदद की है, गरीब लोगों की मदद की है, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनको पढ़ाई में मदद की है, जो महिलाएं हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं उनके लिए हमने 40,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया है। अब माताएं बहनें हमारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जाती हैं, बड़ी संख्या में काम पर घर से बाहर निकलती हैं। हमने कहा कि माताएं बहनें हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, उनका आना जाना सरल हो जाए तो उनको कुछ राहत देनी चाहिए। तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में बसों में महिलाओं का किराया आधा लिया जाएगा।
और जब आधार लेने की बात कही तो कांग्रेस के लोग कहने लगे कि मुफ्तखोर बना दिया। आप देखना कुछ नेताओं की सोशल मीडिया में जो पोस्टें डली हैं उसमें उन नेताओं ने कहा है वो आएंगे आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए। हमने कहा कम से कम महिलाओं के प्रति ऐसे अपमानजनक टिप्पणियां मत करिए। महिलाएं हमारी स्वाभिमान से परिपूर्ण हैं, वो अपने सम्मान को सबसे ऊपर मानती हैं। हमने अगर उनके लिए मदद के रास्ता निकाला है, हमने उनको राहत देने का रास्ता निकाला है, तो कम से कम उनको मुफ्तखोर शब्द मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा और वो भुगतना भी पड़ेगा उनको। हमने हिमाचल प्रदेश में इससे आगे बढ़कर के एक निर्णय और लिया कि हमारे हिमाचल में ऊर्जा पैदा हो, बिजली पैदा होती है, बिजली हम दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, हरियाणा को, पंजाब को, दिल्ली को, राजस्थान को, नेशनल ग्रिड को हम बिजली बेचते हैं। हमने कहा हिमाचल का जो हमारा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, उन लोगों के लिए कुछ राहत देनी चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय किया, हिमाचल प्रदेश में निर्णय क्या किया हमने कि 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा हम नहीं लेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जुलाई महीने का बिल आया बिजली का, लेकिन कितना आया? 0 बिल आया। मैंने अधिकारियों को पूछा, जब इस योजना का हम बना रहे थे तो अधिकारियों ने कहा जी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कितना किराया लेते हैं आप गरीब से गरीब आदमी के लिए? तो कहा कि एक बार मीटर किसी घर में लग गया तब लट्टू जले चाहे ना जले 55 रुपए 55 रुपए हर महीने का उसको देना ही पड़ता। हमने कहा वो क्यों देना पड़ता है? वो देना इसलिए पड़ता है क्योंकि 15 रुपए मीटर के फिक्स चार्जेज है और उसके बाद 40 रुपए जो है सर्विस चार्जेस के जो फिक्स चार्जेस है वो देने ही पड़ते हैं। 55 रुपए देने पड़ते हैं, लट्टू जले ना जले। और हमारे और आपके तो रिवाज है कि यहां पर हमारे तो दोगरी के लिए जाते हैं, दोगरी बोलते हैं आपके ना, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में दोगरी के लिए जाते हैं, 4-6 महीने वहां गुजारते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो नीचे आते हैं। जो दोगरी में लट्टू लगा हुआ है जलता है नहीं है, मीटर लगा के रखा है वहां पर, और उसके बाद हर महीने का 55 रुपए उसका भुगतना पड़ रहा था। हमने कहा यह गलत है भाई, जब लट्टू जला नहीं तुम्हारा तो पैसा किस बात का? इसलिए हमने तय किया कि भाई हम हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के साथ खड़े हैं और गरीब और मध्यम वर्ग जो है उन दोनों के लिए हमने राहत का रास्ता निकाला। पहले हमने 60 यूनिट बिजली का जिक्र किया था, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं 60 नहीं, इसको 125 यूनिट करिए। 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में हमने आपको दे दी और तब जाकर के और भी ज्यादा कहने लगे, हमारे मुफ्तखोर पूरे प्रदेश को बढ़ा दिया। पहले महिलाओं को कहा, फिर कहा पूरे प्रदेश को कर दिया। और अभी मैं इन दिनों में देख रहा हूं कि आजकल इनकी गारंटी चल रही है, गारंटी भाषण दे रहे हैं, बोलते हमारी ओर से हमारी सरकार आएगी तो इस चीज की गारंटी है। 10 गारंटी दी और गारंटी देने वाले वो लोग हैं जिनकी अपनी ही गारंटी नहीं है। पहले मैंने कहा पहले अपनी गारंटी तो पूरी करो, पक्की करो। वो नहीं हो सकती, वो जनता ने तय करनी है। कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो महिलाओं को 18 साल से 60 साल तक हम 1500 रुपए महीने का देंगे। हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली का मुफ्त में देंगे। हमें कहते थे कि मुफ्तखोर बना दिया और हमने तो 125 यूनिट दिए जो व्यवहारिक रूप से किया जा सकता था, वो 300 यूनिट की बात कह रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, जिन राज्य के मुख्यमंत्री ने आकर के यहां पर यह घोषणा की, क्या नाम उनका, बघेल है वहां से, छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री हैं,
वो यहां आए, उनसे पूछिए कि क्या वो अपने प्रदेश में 1500 रुपए हर महिला को दे रहे हैं क्या? क्या वहां पर वो 300 यूनिट बिजली का फ्री दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। जब वहां नहीं दे रहे हैं तो यहां देने की बात कहां से कर रहे हो? भाई और बहनों, ये गुमराह करने की सारी बातें हैं। इन सारी बातों से हमको बाज आना है। मैं आप सबसे यहां निवेदन करने के लिए विशेष तौर से आपके बीच में हूं कि पूरे देश भर में रिवाज बदल गया भाई। हमने हर जगह कहा इस बात को, और हम इस रिवाज की बात आज नहीं कर रहे, हम पहले दिन से हमने रिवाज की बात कही है। जब हिमाचल में सरकार में आए तो पहले दिन से हमने रिवाज की बात का जिक्र किया है। वो जिक्र ऐसे किया है, जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती थी, बदलती थी, तो पूर्व सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश करते थे, पूर्व सरकार की योजनाओं को रद्द कर देते थे, पूर्व सरकार की योजनाओं को रोक लगा देते थे। बदले की भावना से एक इस हिमाचल देवभूमि में एक काम करने का एक रिवाज बन गया था। तो हमने रिवाज वहीं बदला। हमने कहा ये रिवाज अच्छा नहीं है, हिमाचल देवभूमि है, हमको सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे, तो हमने रिवाज बदलने की शुरुआत वहीं से की है। हम आज थोड़ी कह रहे हैं। और ऐसे ऐसे रिवाज डाल दिए थे। रिवाज तो यह भी बना हुआ था कि भाई सरकार बदल गई थी तो टोपी बदल जाती थी। हरे रंग की टोपी उसकी है, लाल रंग की उसकी है, ऐसा ही होता था। और हमने तो यहां तक देखा कि जो टोपी हमारा हिमाचल की शान है, पहचान है, जब उनके रंग के मुताबिक टोपी नहीं दी गई तो टोपी ही फेंक दी मंच पर से। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के नेता उस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री थे, और शिमला के पीटर हॉब के हॉल में कार्यक्रम हो रहा था। हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी उस दिन वहां पर थे, और भी मंत्री केंद्र के थे, और गलती से उनने जो है लाल टोपी जो वीरभद्र सिंह को दे दी और उन्होंने उसको डैसे फेंक दिया। ये टोपी सबकी है, हरी भी अपनी है, लाल भी अपनी है, ये हिमाचल की टोपी है। इसलिए हमने रिवाज बदलने की बात उसी दिन कही है कि रिवाज बंद होना चाहिए। टोपी सिर में पहनी जाती है, और जो सिर में जो चीज पहनी जाती है उसको अपमानित नहीं करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। इसलिए ये टोपी हिमाचल की है, हरी भी अपनी है और लाल भी अपनी है, कुल्लू की भी अपनी है। हर जगह की जो टोपी हिमाचल की वो अपनी टोपी है। लेकिन जब आजकल हमें रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं तो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं हमारे साथी। नहीं बोलते रिवाज नहीं बदलना। हमने कि क्यों नहीं बदलना, जब पूरे देश भर में थारे बोले भी होना है। क्योंकि उनको बहुत परेशानी हो रही है इस बात से। अरे रिवाज बदल गया। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से एक पार्टी 5 वर्ष से राज करती नहीं थी, 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाते थे, और अब की बार रिवाज बदला। योगी जी थे, योगी जी फिर आगे, रिवाज बदला ना। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना कभी भी सरकार 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हुई। अब की बार धामी जी थे, धामी जी फिर आगे ना। गोवा में वही हुआ, मणिपुर में वही हुआ, हमारे हरियाणा में 2014 में हमारी पार्टी की सरकार बनी थी। 2019 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर वहां पर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री आज हैं। तो रिवाज बदला है ना, जब पूरे देश में बदल गया। हम भी कह रहे हैं कि जब पूरे देश में बदल गया तो भाई हमने कितना कर पकड़ना, यहां भी बदलना ही है। ये बदलना ही है, हर हालत में बदलना है। और हिमाचल उस दिशा में चल पड़ा है जहां अब इस रिवाज को बदलेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी। ये मैं आप सबके आशीर्वाद चाहता हूं। और उसके लिए जरूरी क्या है,
उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिमाचल के लिए मदद कर रहे हैं, हमेशा मदद करते हैं। अभी जैसे ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री 10 बार आ गए, इसलिए आए क्योंकि आपके साथ हमारे एक रिश्ता है। बुलाए तो भी आए, नहीं आए नहीं बुलाए तो भी आ जाता हूं। और यही कारण है कि हिमाचल के साथ नरेंद्र मोदी जी के एक रिश्ता है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 7 बार उनका आना हो गया, 7 बार। और हिमाचल प्रदेश में उनका चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले उनका आना भी 10 बार हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्यक्रम और निर्धारित हो गए। मंडी के पड्डल के मैदान में 24 तारीख को युवाओं का सम्मेलन रखा है। यहां सभी नौजवान बैठे हैं। युवाओं से मेरा निवेदन है कि उस दिन पूरा पड्डल अलग सूरत के साथ दिखना चाहिए, नौजवान ही दिखना चाहिए। वहां पर नौजवान हमारी चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, सब वहां पर उस दिन पहुंचे। हमारे को कुछ लोग कहने लगे कि सुना मोदी जी आ रहे हैं, बोलते हम बुजुर्गों के लिए नहीं बुला रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए अलग से कार्यक्रम करेंगे, ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम होगा हमारा। फिर महिलाएं लगे पूछने में, महिलाएं पूछने लगे कि वो हमको नहीं है चंदा, बोलते। मैं कहा आपको भी चंदा है, ऐसा नहीं है, चंदा आपको भी है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक प्रोग्राम किया है हमने। 40 साल से कम के यूथ को वहां पर लाने का, पूरी ताकत के साथ नौजवान उनके साथ खड़ा हो करके देश को आगे चलाने के लिए जो है उनको शुभकामनाएं दी। उस दिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि बड़ी संख्या में आप पहुंचे। बाकी सारी बातें होती रहेंगी। मेरा जौहर जी से भी इस बात के लिए निवेदन है, पूरण जी हैं बैठे हैं, दोनों साथी तो थे उनके ही, उम्र का बड़ा हिस्सा इकट्ठा निकाला उनने उनके साथ। तो उस वक्त सच्ची बात है कि कोई और रास्ता था नहीं, लेकिन इनको सारी एक एक नब्ज पता है। कुछ पूरण जी को पता है, कुछ जौहर जी को पता है। पूरण जी को ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो भाई नस ढाकने दोरी वाले, नब्ज ढाकने दोरी चल रहे। और आप दोनों ने नब्ज पकड़ लिया, ये भी मैं मानता हूं। नब्ज तो तभी तो हुआ ये सारा, तो आगे भी दोरी ढाकनी तो। उसके लिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि भाई, बड़ा दिलचस्प लगता था मेरे को, वो बहुत जोर से बोलते थे यार ये पॉलिटिक्स बहुत खराब हो गई। मैं भी मानता हूं खराब हो गई। फिर बोलते वो कि मैंने तो तय कर दिया कि 72 साल बोलती, कितने बोलेंगे पहले बोलू 72 साल के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद फिर 75 साल के बाद नहीं लड़ूंगा बोलते हैं। इनके 80 साल बाद, अब पता नहीं कितनी उम्र है, 77। हाँ, अब फिर चुनाव के लिए बोलता कि इलेक्शन लड़ लेना, मैंने बोलता है। पता नहीं उनकी ही पार्टी के एक नेता के साथ कोई उनके आपस में हुई होगी, उनने कहा कि अब उम्र नहीं रही, उनने कहा कि मेरे साथ चल करके देखना, बोलते हैं पहाड़ में चल करके देखना। वो तो खैर उनकी पार्टी की बातें, उसमें मुझे ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अपनी अपनी पार्टी में अपना अपना वो दौर होता है। लेकिन द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी पार्टी को आपकी जरूरत है, नरेंद्र मोदी जी को आपकी जरूरत है, इस प्रदेश को आपकी जरूरत है। जहां हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने वाली है, उसमें आपका विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में होना चाहिए। मैंने कभी भी इस तरह से आपसे आशीर्वाद नहीं मांगा, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में आया ही नहीं। और इसलिए मैं आज आपके बीच में यह कहना चाहूं
कि सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आपके इस क्षेत्र के लिए कि यहां विकास हो, इसका यहां काम हो, यहां हर क्षेत्र में काम हो। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अगर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगभग 64-65 वर्षों के बाद कोई यूनिवर्सिटी दूसरी बनी, तो वो हमने मंडी में बना करके दी है, मंडी में बना करके दी है। और आज मैं पता कर रहा था, मंडी के जो नई यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन 700 लोगों की एडमिशन अभी इसी सेशन में पहली शुरू हुई, 700 एडमिशन हो गई। और आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं, संभावना यही बन रही है कि वो यूनिवर्सिटी का कैंपस आपके ही विधानसभा क्षेत्र बासाधार में बन रहा है। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल के अलावा पूरे देश भर से बच्चे आएंगे। ये द्रंग बालू ने पता नहीं क्या कब ये भाग्य में भी पता नहीं आपकी लिख रखी है, IIT आई सो भी द्रंग, और दूसरी यूनिवर्सिटी आई वो भी द्रंग की तरफ जा रही है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस यूनिवर्सिटी के बनने के पश्चात जब ये पूरा कैंपस बन जाएगा तो कैंपस की स्ट्रेंथ जो है वो 6,000-7,000 के करीब होगी। उस वक्त देख लेना, मैं बता दूं 6,000 बच्चे जहां जिस कैंपस में होंगे, आप समझ लीजिए कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां का कितना इंपैक्ट होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात को लेकर के। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को घर से रोटी खा करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिलेगा। आपके द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोग, मंडी के, और बेटियों को विशेष तौर से, जो बेटियां किसी वजह से नहीं जा पाती है, परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं है, सामाजिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसके कारण शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सके, वो यहां इस मंडी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी और अपना भविष्य आगे आने वाले समय में संवारेंगी। इससे ज्यादा मैं समझता हूं और कोई चीज हो नहीं सकती है। जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेट का सबसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन कोई अगर होगा, वो यूनिवर्सिटी होती है। वो इंस्टीट्यूशन आपके यहां पर मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। और आने वाले समय में हमारा जो एक लक्ष्य है, जिसको हम बरोड के इलाके के लिए, जो हमारे IDB के जो हमारा ADB का जो प्रोजेक्ट आया है 2100 करोड़ रुपए का, उसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हम ये प्रावधान कर रहे हैं। चाहे वो जटिंगरी के लिए तो हमने पहले भी कर दिया है टूरिज्म में प्रावधान, लेकिन अब उसको आगे जोड़ रहे हैं। बरोट में भी बहुत बढ़िया टूरिज्म का कैंपस बनाने के लिए हम वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस माध्यम से, और उसकी भी हमने डिटेल प्रोजेक्ट बनाने की, DPR बनाने के लिए आदेश कर दिए हैं। और पराशर आपका 3 चीजें ऐसी कनेक्ट हो जाएंगी, ऐसी जुड़ जाएंगी, जहां देश भर का, प्रदेश भर का टूरिस्ट आएगा, घूमेगा, रहेगा, देखेगा, आनंद करेगा। ये 2 चीजें आपको कहूं, मुझे लगता है कि इन 2 चीजों से आपके इस विधानसभा क्षेत्र के हम कायाकल्प कर सकते हैं। जहां तक सड़कों की बात कही, और सड़कों के मामले में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जितनी सड़कें पहले बनी उससे कम नहीं, उससे ज्यादा सड़कें हमने इस कार्यकाल में बना करके दी। इसलिए भाई और बहनों, मुझे आप सबसे यही कहना है, ये साथ मजबूत करिए, आपके काम आएगा। और आपके काम जो है ये बहुत लंबे समय तक आएगा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं जब अवसर प्राप्त हुआ है। यहां जो आरजी ने कुछ बातों का जिक्र किया है, उन सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। जहां तक स्कूलों की बात कही गई है, क्योंकि अब हमारे बहुत जल्दी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाले भी हैं, तो एक जगह उन्होंने कहा कि साइंस की क्लास ग्रहण में लगाने के लिए, शुरू करने के लिए साइंस की क्लासेस वहां पर शुरू कर देंगे।
और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खील और फुटाकल है, ये दो स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही है। इन दोनों स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, नॉर्म्स में आने चाहिए, ये जरूरी है। और गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाने के लिए भी उन्होंने 2-3 नाम दिए हैं, चाहे वो बावली है, स्यून है, इनको बनाने के लिए उन्होंने बात कही है। और उसके बाद 2 स्कूल और उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी कहे हैं, हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गरलोग और गवर्नमेंट हाई स्कूल सनवाड़, ये 2 स्कूल। तो इनकी सारी फिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसकी पॉपुलेशन और सारी डिस्टेंस के हिसाब से वो पैरामीटर्स के पूरे होने चाहिए, इनको भी करेंगे। और इसके साथ साथ में एक चीज और जो बात कही, जो कौन सा बस धरनी बस हाँ, यही काम करते हैं, ये हटते नहीं ना। हाँ, एक यहां पर उन्होंने बताया है कि यहां पर एक पशु औषधालय खोलने की बात कही है ग्राम पंचायत धमचान में, है ना, धमचान के ग्रामीण में, एक बह में, 2 मंगे, बस धरनी बैसाऊ, ये वो हटते नहीं, उठते रहते हैं और हमारे लिए परेशानी करते हैं ये। लेकिन अपने आपके लिए करते हैं परेशानी, आपके लिए लड़ते हैं। दोनों जगह ये वेटनरी डिस्पेंसरी की जो बात कही गई है, तो इसके लिए मैं यहां पर कहता हूं कि इसको जरूर करेंगे। HRTC की 2 बसों के लिए कहा है, वो सारी चीज के लिए जोगिंद्र नगर से मैं बात करूंगा, इस सारी बात को लेकर के 2 बसें, मुद्रिका बसें जो है चौहार घाटी के लिए वहां से लगाई जाए। और एक और कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोफरी के लिए खेल मैदान के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए मैं अच्छा पता नहीं डब्बे बच रही कि नहीं बची, देखना पड़ना मेरे को, डब्बे मुक्के रहे ना कर करना। तो उसके लिए ये जो कुफरी के लिए उन्होंने कहा कि खेल मैदान के लिए जो है वो 10 लाख रुपए देने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। और एक और चीज जो लास्ट में इन्होंने कही है कि जो पत्थर में सब जज कोर्ट खोलने की बात कही है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, इसको भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा आपके इस इलाके में हो जाए। और यहां बात तो ठीक है, आप लोगों ने जो बात कही है कि एक बार जा रहा हूं फिर बार जा रहा हूं, वो तो बात ठीक है, पर बोल करना ना खट्टी के रहना ही खटना पड़ेगा आप लोगों को भाई। तो मेरा आपसे निवेदन है भाई, खटने में लग जाना अब आप लोगों ने। और द्रंग विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े, साथ चले, मिल करके भाई जोहार जी और पूरण जी दोनों भाई जो मिल करके चलेंगे और हम इन दोनों को ताकत देते रहेंगे और इस क्षेत्र में सब मिलकर के काम करेंगे, ये मैं आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में जो प्रेस क्लब बालू ने एक प्रस्ताव हमारे पास दिया है, उसको मैंने रखा है और उसकी जमीन वगैरह का इंतजाम आप करिए और पैसे का इंतजाम जो भी जितना भी उसका एस्टिमेशन वगैरह बनेगा उसके मुताबिक हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कहा कि आने वाले समय में रिवाज बदलने में द्रंग भी साथ होगा, पक्का होगा, तो जरूर होना चाहिए। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आओ साथ चलते हैं, मिलकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने के बाद फिर भाजपा की सरकार बने, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं लेकर के मैं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।